तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो आज का सेशन है इसमें हम सॉल्व करेंगे ये जो जून वाला पेपर था, ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हमें ये पीडीएफ अवेलेबल थी हमारे पास, तो इसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो चीज़ें मैप से रिलेटेड आई होंगी हम कोशिश करेंगे उनको कि वो उसके ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए से आपको समझ में भी आ जाए और नज़र आ जाए। जैसे बेटल, ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज है। जिन्होंने पीडीएफ बनाई थी वो प्रॉपरली इसको नहीं बना सके, तो इस वजह से आप क्वेश्चन के नंबर मत देखिए, बस तरतीब से क्वेश्चन देखते जाइए और उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटल ऑफ मोता बस फोर्ट बिटवीन, जो बेटल ऑफ मोता थी, ये जो जंग हुई थी, मोता की जंग, ये किस किस के बीच में हुई थी? पर्शियन एम्पायर, बिजेंटाइन एम्पायर, एबिसिनियन रूलर्स, इस्लामिक फोर्सेस, कॉप्टिक रूलर्स। कॉप्टिक रूलर्स मतलब जो इजिप्ट में हुक्मरान थे उस जमाने में, वो। तो इसमें कौन लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस्लामिक फोर्सेस, बासमतीनी एम्पायर। हाँ, इसमें असल है इस्लामिक फोर्सेस के बीच में हुआ था और बिजेंटाइन एम्पायर के बीच में हुआ था। तो बी और डी ऑप्शन सही है इसका। सीरत नबी हैज बीन ऑथर्ड बाय, सीरत नबी जो किताब है वो किसने लिखी है? इसमें दो लोगों का नाम है। तो शिबली कौन कौन है? नोमानी, सैयद सुलेमान, सुलेमान नबी। हाँ, सैयद सुलेमान नदवी और शिबली नोमानी। तो ये दो इसके राइटर हैं। बी और ई इसका ऑप्शन होगा सही, बी और ई। द सिटीज बाय द नेम ऑफ त्रिपोली आर लोकेटेड इन, त्रिपोली के नाम से जो दो शहर हैं वो कौन कौन सी कंट्री में है? ठीक है, तो इजिप्ट, जॉर्डन, लीबिया, टर्की, लेबनान। तो इनमें से किस किस के अंदर है? त्रिपोली को तराबलस भी बोलते हैं। ये दरअसल लीबिया के अंदर भी एक शहर है जो उसकी राजधानी है, और ये लेबनान के अंदर भी है त्रिपुरी के नाम से। तो ये शहर, इस नाम का शहर दो जगह है, और ये पहले भी क्वेश्चन में, उसमें एग्जाम में आ चुका है, और ये इसमें भी आया हुआ है। तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में आएगा सी और ई, ये वाला। फर्स्ट इंतफादा टुक प्लेस इन द ईयर्स, फर्स्ट इंतफादा कब हुआ? इंतफादा है क्या है? दरअसल जो पैलेस्टीनियंस हैं, जब 1948 में इसराइल और अरब वॉर हुई, उसमें इसराइल को बेक कर रहा था यूरोप, यूरोप, अमेरिका, ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, और इधर से ही अरब कंट्रीज थी। तो इनके बीच में जब जंग हुई, तो उस जंग के नतीजे में ये अरब कंट्रीज हार गई और इसराइल को फतह हुई, और वो जीत के उसने मुल्क बनाया अपना। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई यहाँ से। जो अरब थे वो मुसलसल लड़ते थे इसराइल से, और इसराइल उनसे अ, जंग करता आ रहा था। तो ये कंट्रीज थी जो आपस में लड़ रही थी पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। लेकिन बहुत जल्द 20-25 साल का टाइम गुजरते ही ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कंट्रीज ने लड़ना छोड़ दी। यानी अब पैलेस्टाइन के लिए जो इजिप्ट था, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये जो कंट्री थी, इन लोगों ने उसके लिए स्ट्रगल करना छोड़ दिया। तो वहां की लोकल रेजिस्टेंस खड़ी हुई। मसलन जैसे सबसे पहले अल फतह, जिसकी बुनियाद यासिर अराफात ने डाली थी, ये एक मूवमेंट शुरू हुई थी, और एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी और एक मिलिटेंट मूवमेंट भी थी, तहरीक भी थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था और बहुत ज्यादा जोर नहीं था। इसराइल रेगुलर बेस पे अब और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, और वो पैलेस्टीनियन को रेगुलर टॉर्चर करने लगा। और हालत यहां तक हो गई कि वो बिल्कुल एकदम पैलेस्टीनियन को बड़ी आसानी के साथ जब चाहते टपका देते थे। 19 क्या नाम है, 1986-85 का जो टाइम है, यहाँ
एक हादसा पेश आया था, एक इजरायली ट्रक जो है वो पैलेस्टीनियन को कुचल के चला गया। तो कुछ फोटोज आप लोगों ने देखे होंगे, पैलेस्टीनियन बच्चे जो हैं वो टैंकों के सामने पत्थर लिए खड़े हुए हैं और वो फेंक रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कुछ पुरानी फोटोज। तो उस वक्त ये मोमेंट शुरू हुई थी, पैलेस्टीनियन को लगा था कि अब हम तो वैसे भी नहीं जिंदा रहने वाले, कम से कम लड़के ही मरो फिर, क्योंकि कोई अरब कंट्री, कोई भी मुस्लिम कंट्री उनका साथ नहीं देती थी। यूरोप इसराइल के साथ था, तो वो बेतहाशा जहां चाहता था, जैसे चाहता था वो कुचलते थे। पैलेस्टीनियंस जो पीसफुल लोग होते थे नॉर्मली, उनको भी वो मार डालते थे। तो उसके नतीजे में जो एक फ्रस्ट्रेशन था पैलेस्टीनियन के अंदर, वो दरअसल वो ट्रक का जो हादसा पेश आया था, उसने कुचल के मार देता जिसने, उसके नतीजे में एक वहां मूवमेंट शुरू हुई खतरनाक एहतिजाजी। तो ये जो तहरीक थी, लोगों की रेजिस्टेंस थी एक तरह से अवामी, और ये जो रिएक्शन था, और रिएक्शन भी किस तरह, वो लोग पत्थर फेंकते थे, गुलेल के जरिए से हमला करते थे, उनके पास वही था पैलेस्टीनियन के पास। तो यहां से शुरुआत होती है एक, क्या नाम है, एक तहरीक की, जो आगे चल के हमास की शक्ल में उभर के सामने आई। और ये पैदावार है दरअसल इसी 86 के टाइम पे, 87 के टाइम पे, जो ये यहाँ पे रिटेलिएशन हुआ था इसराइली आर्मी की लापरवाही के नतीजे में, और उनकी जो बैरबेरिक उनकी एक्टिविटीज थी उसके नतीजे में, ये जो मूवमेंट थी इसी का नाम था इंतिफादा। ये फर्स्ट इंतिफादा कहलाया, ठीक है। और ये 87 से लेके 93 तक चला लगातार, यानी तकरीबन ये 6 साल का ड्यूरेशन है इसमें। ये पहला इंतिफादा था, और ये पहला टाइम था जब पैलेस्टीनियन ने खुद इतनी लंबी अपने आप से कोई रेजिस्टेंस की थी या कोई मुकाबला किया था किसी भी सतह पे। और इसी में उभर के सामने आता है हमास। तो अभी उससे रिलेटेड भी सवाल आएंगे इसमें। और उसकी जो फाउंडर हैं वो कौन है, शेख यासीन। दरअसल हमास जो थी वो एक, आप लोगों ने इख्वानुल मुस्लिमीन का नाम सुना होगा, इख्वानुल मुस्लिमीन का एक विंग था ये, जो पैलेस्टाइन में काम करता था। और इसका बुनियादी काम था गरीबों के लिए मदद करना, खाने पीने के की चीजें फराहम करना, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना, ये बुनियादी मकसद था उसका। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि इसराइल किसी भी हद पे रुक ही नहीं रहा है, तो ये एक, यानी एक तरह से वेलफेयर सोसाइटी थी, जो फिर एक मिलिटेंट ग्रुप की शक्ल में उभर के सामने आया। और इसके फाउंडर जो थे वो शेख यासीन थे। इसमें आगे सवाल भी आएगा कि इसके हमास के फाउंडर कौन हैं, तो शेख यासीन उसके फाउंडर थे। और दरअसल ये इख्वानुल मुस्लिमीन का ही एक दड़ा था जो काम करता था, लेकिन ये एक नॉर्मल एक सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन उस रिएक्शन के नतीजे में जो अवाम में पैदा हुआ, और उनकी सपोर्ट के लिए ये लोग मिलिट्रीली खड़े हो गए थे। और फिर रेगुलर 6 साल की स्ट्रगल के बाद पहली मर्तबा पैलेस्टीनियन स्टेट को लेके इंटरनेशनल आवाजें उठी, और उसी के नतीजे में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, जो आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। उसमें इसराइल और अमेरिका और पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ से यासिर अराफात थे। और ये अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में हुआ था ये एग्रीमेंट। और ओस्लो इसलिए इस अकॉर्ड को नाम दिया जाता है क्योंकि ये दरअसल नॉर्वे की जो गवर्नमेंट थी उसका बड़ा अहम रोल था इसराइल को, पैलेस्टाइन और अमेरिका को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कि कम से कम डायलॉग शुरू करिए आप। कब तक आप ये लूटमार और एक दूसरे पे क्या नाम है हमला जारी रखेंगे, और एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में आगे बढ़ता रहेगा। और क्योंकि पैलेस्टीनियन जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली, वो क्योंकि उनके सामने एग्जिस्टेंस का मसला था, जिस तरह अब है पैलेस्टीनियन का हाल ये है कि या तो अब मर जाना है या फिर अपना मुल्क ही लेके अब हटना है। तो वैसी कंडीशन उस जमाने में भी हो गई थी। उसी का नतीजा था कि फिर पहली मर्तबा इसराइल ने एक पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया था। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि पैलेस्टीनियन ने इसराइल को एज ए एंटिटी एक्सेप्ट किया था, वरना उससे पहले वो इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो फिर ये बात हुई कि आप लोग जो हैं आपस में कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाइए कि इसराइल भी साथ साथ में एक स्टेट की तरह एग्जिस्ट करे और पैलेस्टाइन भी। तो ये ओस्लो अकॉर्ड के नतीजे में हुआ। लेकिन जो नेतन्याहू एक जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, फिर आगे चल के हुकूमत आई, इसने वो सारा का सारा गरम बरम कर दिया और सब खत्म कर डाला, वो ओस्लो अकॉर्ड। लेकिन आजकल जितनी भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या हुकूमत देखते हैं आप, महमूद अब्बास वगैरह सभी, ये दरअसल उसी अकॉर्ड का नतीजा था। सेकंड इंतफादा हुआ था फिर 2001 2002 से लेकर 2005 तक। तो आपको सिंपली ये चीजें इसमें याद रखनी है। तो कुछ चीजें आपको जहन में आ गई होंगी बीच में जो हमने बात की है।
इसी बेस पे कुछ सवाल भी आएंगे, आप उसको याद रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट इंतफादा, इंतफादा मतलब यानी जो पैलेस्टाइन में वहां की लोकल आवाम ने पहली मर्तबा एक रेजिस्टेंस मूवमेंट की शक्ल में, अवामी मास मूवमेंट की शक्ल में जो हमले किए उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में, पत्थरों के जरिए से, गुलेल के जरिए से, या जो भी उनके हाथ में आया उन्होंने हमले किए, ये एक तहरीक शुरू हुई थी और ये इंतफादा कहलाया, ठीक है। और ये 1987 से लेकर 1993 तक चला था। Who signed the Camp David agreement from the Egyptian side? कि कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था दरअसल जब अरब कंट्रीज 69 की वॉर हार गए, 71 73 की वॉर हार गए, तो अब इनको अंदाजा हुआ कि हम लोगों का हाल ये कि हमारे पास एक बंदूक बनाने की भी फैक्ट्री नहीं है और एक टैंक बनाने की भी फैक्ट्री नहीं है, या तो सोवियत यूनियन से लाना पड़ता है खरीद के, या फिर यूरोप से लाना पड़ता है। दूसरी तरफ वही यूरोप है और वही सोवियत यूनियन या दूसरी फोर्सेस हैं जो इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, हर तरह से, फाइनेंशियली भी, मिलिट्रीली भी। और न सिर्फ ये कि हथियारों से, बल्कि यूरोप से जो मिलिटेंट थे, उनकी आर्मी के लोग, उनकी फौज से वो बाकायदा वॉलंटरीली आके लड़ते थे ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल। तो अरब कंट्रीज ने एक तरह से सरेंडर कर दिया था और फिर वो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट पे मजबूर हो गए थे। और फिर इजिप्ट ने, उस जमाने में अनवर सादात वहां का प्रेसिडेंट था, उसने और अमेरिका का प्रेसिडेंट और इसराइल, इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि अब हम एज ए कंट्री इसराइल पे कोई हमला नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर कोई हमला किसी भी अरब कंट्री ने नहीं किया। तो ये दरअसल ये कैंप डेविड अमेरिका के अंदर एक खास जगह है जहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो वो कैंप डेविड के नाम से जानी जाती है उस जगह पे जो भी कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये 1978 में कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट के बीच में, अमेरिका और इसराइल में के दरमियान। और इजिप्ट की तरफ से जो है अनवर सादात जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, इजिप्ट को। तो ये सवाल है इसमें कि हु साइंड द कैंप डेविड एग्रीमेंट फ्रॉम इजिप्शियन साइड। इजिप्ट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे कैंप डेविड एग्रीमेंट के अंदर, वो कौन थे, अनवर सादात, जो उस जमाने के प्रेसिडेंट थे। तो क्या नाम है ये, खदीव जो वहां पे बादशाह थी, उसके खत्म होने के बाद मिस्र के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप आया है, मतलब सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक था ही नहीं, वो डिक्टेटरशिप ही थी। लेकिन जो वहां पे एक, दरअसल वो जमाल अब्दुल नासिर, उसमें लंबे टाइम तक उसने रूल किया, 52 से लेके 50, बीच में मोहम्मद नजीब भी आए लेकिन वो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए। लेकिन मेन जमाल अब्दुल नासिर जो है 1970 तक रहा। फिर 70 से लेके 81 तक जो है वो अनवर सादात, और 81 से लेके 1981 से लेके हुस्नी मुबारक, एक लंबे टाइम तक उन्होंने, तकरीबन 2011 तक या 2010 तक उन्होंने रूल किया वहां पे एज ए प्रेसिडेंट। और हुस्नी मुबारक के बाद फिर मोहम्मद मुर्सी, और मोहम्मद मुर्सी के बाद अदली मंसूर, और अब अब्दुल फत्ताह सीसी। तो ये जहन में रखिए, एटलीस्ट 4-5 नाम है आपको जहन में रह सकते हैं। तो अनवर सादात 1978 का टाइम है, उस जमाने में अनवर सादात प्रेसिडेंट थे मिस्र के, तो वो उसमें शामिल थे। तो इसका आंसर होगा थर्ड। एन जालूत बैटल वाज फोर्ड बिटवीन, जो एन जालूत की जंग है वो किस किस के दरमियान लड़ी गई थी। तो बहरी ममलूक, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मंगोल एम्पायर, मामून, सलीम अव्वल। तो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी और क्या नाम है, सॉरी बहरी ममलूक और मंगोल के दरमियान, इनके दरमियान ये जंग हुई थी। और एन जालूत की जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी हुई थी, लेकिन वो क्रुसेड्स की जंग थी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये मंगोल और ममलूक के बीच में, जाहिरुद्दीन जो बेबरस था उसके बीच में, और मंगोल, इनके बीच में ये जंग हुई थी और एन जालूत पे। तो ए और सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, यानी थर्ड वाला। आइडेंटिफाई द कंट्रीज इन द गल्फ ऑफ अकबा रीजन। जो गल्फ ऑफ अकबा रीजन है उससे कौन कौन सी कंट्री जो है उनके बॉर्डर शेयर करते हैं इस वाले गल्फ से। बताएगा कोई गल्फ ऑफ अकबा कहाँ है, कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है? अभी इसमें कई रीजन आएंगे, गल्फ ऑफ अकबा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और
गल्फ कंट्रीज, या इसी तरह से दो तीन और भी नाम आएंगे इसमें। मैं मावरा उन नहर, राफिदेन का रीजन, ये सारे मैं अभी आपको मैप दिखा के वो समझा दूंगा। तो जस्ट अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो इजिप्ट है, मिस्र, और जो सीना वैली है, सिना वैली, वहां उससे जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इसराइल, ये चार कंट्री हैं एक तरह से जो गल्फ ऑफ अक्बा पे इनका जो बॉर्डर है वो पड़ता है। तो आइडेंटिफाई द कंट्रीज इन द गल्फ ऑफ अक्बा रीजन। तो इजिप्ट, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, यमन। तो इनमें से कौन कौन आएगा? इजिप्ट आएगा और सऊदी अरबिया आएगा। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ ताकि वो आगे की भी कुछ चीजें आएंगी तो इसमें वो आपके जहन में रहे। जस्ट 1 मिनट। देखिए तकरीबन ये मिडिल ईस्ट का एरिया है, और इसमें यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये गल्फ है। इसी गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ अकबा है। ठीक, देखिए गल्फ ऑफ अकबा। अब इस गल्फ ऑफ अकबा ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का रीजन जो है गल्फ ऑफ अकबा कहलाता है। अब इसके पास कौन कौन सी कंट्री पड़ती हैं? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इजिप्ट है, तो इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, और इधर देखें आप थोड़ा सा, ये इधर जॉर्डन भी आता है, और इधर इसराइल भी इसमें क्या है, बॉर्डर शेयर करता है। तो ये याद रखिए चार कंट्रीज हैं जो गल्फ ऑफ अकबा से जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। दूसरा भी एक और सवाल आएगा आगे चल के, हुर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है वो कहाँ पड़ता है? तो ये जो गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ कहलाती है। यहाँ इसके आसपास जो कंट्री है वो गल्फ कंट्रीज कहलाती है। ठीक है, और यहीं पे पड़ता है। ये जो रीजन है, ये वाला, ये रीजन कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, यानी हुर्मुज की खाड़ी। और ये यहाँ पे एक टापू है, आइलैंड, ये इसका नाम है। तो यहाँ का ये रीजन जो है, ये दरअसल ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहलाता है। इसको जो कंट्रोल करता है दरअसल वो कौन करता है? ईरान कंट्रोल करता है इसको। ये इसके ऊपर ये पूरी कंट्री ईरान है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ये कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं। यहाँ पे गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्री पड़ रही है? एक तो क्या नाम है, ईरान ही हो गया, इधर इराक हो गया ये, और इधर कुवैत हो गया, और सऊदी अरबिया हो गया, ये इधर बहरीन है, ये कतर हो गया, अरब इमारात हो गया, और इधर ये ओमान। तो ये रीजन याद रखिए इसको। इसी तरह एक और सवाल आएगा आगे, राफिदेन का रीजन किसे कहते हैं? भाई इधर राफिदेन, तो जो दिजला और फुरात, दो रिवर हैं जिसको तिग्रीस या यूफ्रेटिस बोलते हैं, उसके दरमियान का इलाका राफिदेन का इलाका कहलाता है। ठीक है, और ये इराक में पड़ता है, इराक कंट्री है, और यहाँ पे दो रिवर हैं इसमें, दिजला और फुरात। उन दोनों के बीच का जो इलाका है वो बैन राफिदेन कहलाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। इसी तरह से मावराउन नहर का इलाका, उसका नाम क्या होता है? मावराउन नहर, दरअसल दो रिवर हैं इधर, अ, इसमें सेंट्रल एशिया के अंदर। हमने पहले मैप में देखा था वो, और इसमें शायद बहुत क्लियर, 1 मिनट। इसमें एक एक रिवर ये है यहाँ पे, और एक रिवर ये यहाँ से यहाँ आती है। तो एक है शेर दरिया बोलते हैं, और एक को बोलते हैं आमू दरिया, या फिर जो उनके इंग्लिश नाम है, तो बताएगा उनके इंग्लिश नाम क्या क्या है?
ट्रांसऑक्सियाना है मावराउन नहर का नाम तो। उसका नाम तो क्या नाम है, ट्रांस ओक्सियाना, ट्रांस ओक्सेनिया, दोनों ये तो उस रीजन का नाम हो गया जो इन दोनों रिवर के आसपास में पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आमो दरिया और शेर दरिया, ये दो नाम हैं इन दो अलग अलग रिवर के, तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दरियाए सेहून, सॉरी वो इंग्लिश में आमू और शेर दरिया बोलते हैं। सेहून और जेहून उर्दू में और अरबी में उसके जो नाम है दरियाए सेहून और जेहून। तो दरियाए शेर जो है उसी को सेहून बोलते हैं, और जेहून जो है वो आमू दरिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इलाका है उसी को मावराउन नहर और आसपास का इलाका या दरमियान का इलाका, और उसी का दूसरा नाम ट्रांस ओक्सियाना या ट्रांस ओक्सेनिया, दोनों बोलते हैं उसको, ये पड़ता है। तो ये मेजर सी कुछ चीजें थी, इसमें आप जहन में रखिए, ये सेंट्रल एशिया में पड़ती हैं। और इसी तरह से एक जाब रिवर है, जाब रिवर भी जो है वो इराक में पड़ती है, और यहाँ से निकलते तुर्की से और इराक में आती है। लावंत का रीजन पहले भी वो जिक्र में आया था, लावंत का रीजन है ये जो इलाका है, ये इधर वादी सीना, सीना वैली ये है ये, और इधर इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये पूरा इलाका क्या है, ये लावंत का रीजन कहलाता है। ठीक है, और एक पतरा नाम का एक पुराना महल है कदीम जमाने का, वो जॉर्डन में आजकल पड़ता है। तो ये लावंत के रीजन में ही पड़ता है सब का सब। ठीक है, तो अगर कोई चीज और लगेगा हमें ऐसा, एक और है ज्योग्राफी बेस, वो ये कि एशिया को, जो यूरोप है, यूरोप का कौन सा रीजन जो है वो जोड़ता है, यानी कौन से वो है, क्या नाम है, स्ट्रेट्स हैं, कौन सी खाड़ियां हैं जो जोड़ती हैं। तो उनमें एक तो बास्फोरस आबनाए आबनाए बॉस्फोरस है, वो जोड़ता है। और ये बास्फोरस का जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये बास्फोरस का रीजन कहलाता है, ये यहाँ पे जो है। ठीक है, इसी तरह से एक और का नाम वो आएगा, तो वो भी जहन में रखिए। तो बाकी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैप में देखने की, वो आपको अंदाजा हो गई होंगी इसमें, तो अब उसमें सवाल में आएगा तो आप जहन में रखिए उसको। सर आपने इसका आंसर क्या बताया 147 का? 147 का इसका आएगा इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। क्योंकि देखो, जो गल्फ ऑफ अकबा है, इराक उसके करीब नहीं है, ना ही यमन उसके करीब है, ना ही कुवैत उसके करीब है। उससे जो बाउंड्री शेयर करते हैं कौन कौन है, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, समझ में आ गया था ना वो। जी। तो ए और डी इसका आंसर होगा, है ना, ए और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय इमाम गजाली। कुछ किताबों के नाम है नीचे, इनमें आपको बताना है कि कौन सी वो किताब है जो इमाम गजाली ने नहीं लिखी। तो इह्या उलूमुद्दीन, बिदायतुल मुज्तहिद, तहाफुतुल फलासिफा, अल मुनक़िज़ मिन अज़्ज़लाल, और किताबुल हैवान। तो इसमें इह्या उलूमुद्दीन इनकी किताब है, तहाफुतुल फलासिफा भी इनकी है, और अल मुनक़िज़ मिन अज़्ज़लाल भी इनकी है। तो दो किताबें हैं, बिदायतुल मुज्तहिद और किताबुल हैवान। तो बिदायतुल मुज्तहिद किसकी है? इब्न तैमिया इब्ने रुश्द इब्ने रुश्द की इब्न रुश्द सॉरी की है। इब्न रुश्द की। इब्न रुश्द की है ये। और किताबुल हैवान किसकी है? जाहिज की। हाँ, जाहिज की है ये किताब। ठीक है,
तो इसमें जो ऑप्शन आएगा कौन आएगा, बी और ई, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा। हु आर नॉट नोन एज हिस्टोरियन, अब नीचे कुछ नाम दिए हुए इन्होंने, आपको बताना है कि इसमें कौन हिस्टोरियन नहीं है, ठीक है। अबुल आला मार्री और वाकिदी, मसूदी, इब्न खल्दून और सीबवे। तो इनमें मुअर्रिख कौन नहीं है, हिस्टोरियन कौन नहीं है? अबुल आला मारवी और सिबल। अबुल आला मार्री नहीं है, और सीबवे, सीबवे जो है वो अरबी ग्रामर की और नहू के एक्सपर्ट के तौर से जाने जाते हैं, एक हिस्टोरियन के तौर से इनका तारुफ नहीं है। और अबुल आला मार्री जो है एक फिलोसफर के तौर से जाने जाते हैं या फिर एक शायर के तौर से जाने जाते हैं। ये मुस्लिम दुनिया के वेजिटेरियन थे प्योर। इकबाल ने इनके बारे में कहा था कि असल में ये खाते वाते, वो क्या नाम है, किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। तो इकबाल का शेर है, उसके बारे में वो कहते हैं कभी गोश्त में खाता था मार्री, एक शौक ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा। तो फिर उसने उस तीतर को देख के कहा था कि अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल अजल, अजल, अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात, यानी कमजोर लोगों की सजा जिंदगी में मौत होती है। और तो कमजोर रहा, इन लोगों के हाथों पड़ गया, उन्होंने भून के मेरे सामने भेज दिया। तो ये मुस्लिम दुनिया का फिलोसफर था और प्योर वेजिटेरियन था। तो शायर था बेसिकली और फिलोसफर था। गोलान हाइट्स आर, हाँ उसमें एक चीज रह गई, तो गोलान हाइट्स रह गई। गोलान हाइट्स बेसिकली जो सीरिया का इलाका है और इसराइल, जहां दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां एक रीजन पड़ता है। दरअसल वो सीरिया का इलाका है, लेकिन इसराइल ने उसको कब्जा कर लिया था। अ, और अब उस पर जो कंट्रोल है वो किसका है, इसराइल का है। तो ये एक पहाड़ी इलाका था जो इसराइल के कब्जे में है, और ये किस कहाँ पड़ता है, लावंत के रीजन में पड़ता है। मतलब मिडिल ईस्ट का वो जो इलाका जहाँ पे शाम और इसराइल दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। तो गोलान हाइट्स आर सिनाई पेनिनसुला, अलवादी अल कबीर, नजद रीजन, लावंत रीजन, ठीक है। तो लावंत रीजन मैंने आपको बताया था कौन सा रीजन है, और उसी के अंदर शाम और इसराइल वगैरह ये भी सब उसी के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई कहीं कंफ्यूजन होता है और समझ में नहीं आती तो प्लीज सवाल कर लीजिएगा। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ, जो गल्फ कोऑपरेशन, गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके बीच में कौन नहीं आता है, यानी उस कोऑपरेशन का हिस्सा कौन नहीं है, उस यानी उस ग्रुप का हिस्सा। तो अब आप इसमें देखिए कि गल्फ रीजन में कौन सा कंट्री नहीं पड़ता, वही समझ लीजिए कि वो उसके अंदर नहीं आता है। तो यमन, कतर, कुवैत, बहरीन, कौन सा है इसमें जो नहीं आता है गल्फ कंट्रीज में? यमन। हाँ, क्योंकि यमन जो है वो कहाँ पड़ता है, वो रेड सी के करीब, या फिर जो बहरे अरब है, अरब ओशन, वहां पड़ता है। एक गल्फ रीजन में नहीं पड़ता, ठीक है, वो उधर बॉर्डर शेयर नहीं करता। इस वजह से कतर, कुवैत, बहरीन, ये तीनों के तीनों जो हैं गल्फ कंट्रीज हैं। सिर्फ यमन ऐसा है जो गल्फ कंट्रीज में नहीं आता है। अकरम भाई, क्या आप ये बता सकते हैं हमें एक्सप्लेन थोड़ा सा करके कि गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है, ताकि मैं यहाँ पे लिखूं और उसके अकॉर्डिंग फिर पता चलेगा कि कौन सी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, वो मैंने अभी मैप में दिखाया था आपको, मैं एक बार बता देता हूँ, बस आप लिख लीजिए मैंने किया था तरतीब ना से लिखिए। रिपीट, आपको मैसेज की थी, आपको शायद ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, लिख लीजिए। इराक, ये गल्फ कंट्रीज के नाम है, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, अरब इमारात जिसको यूएई बोलते हैं, ओमान, ईरान, ये टोटल कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्रीज कहलाती है, ठीक है। अकरम भाई, गोलान हाइट्स वाले का क्या आंसर था? लावंत रीजन, लावंत लावंत, मैंने आपको उसमें मैप में, एक मिनट में फिर से दिखा देता हूँ जस्ट।
एक तो क्या, हाँ देखिए यमन जो है वो यहाँ पड़ता है इधर, जबकि इधर ये गल्फ कंट्रीज यहाँ पे है, तो उसमें यमन नहीं आएगा गल्फ कंट्रीज के अंदर। ठीक, और ये कंट्रीज हो गए, इधर ये ओमान हो गया, यहाँ पे ये अरब इमारात, फिर इधर जो है कतर है, इधर ये बहरीन है, और ये कुवैत है, और यहाँ ये छोटा सा जो है हिस्सा ये इराक का भी इधर को शेयर करता है, और ये ईरान हो गया। तो ये गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं। और जो मेन चीज है वो जो मैं आपको दिखाने लाया था, ये देखो, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा इलाका मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से ऐसे ये पूरा इलाका क्या कहलाता है, लावंत का रीजन कहलाता है। ठीक है, ये, और जो गोलान हाइट है वो कहाँ पड़ती है, तो यहाँ तकरीबन ये जो रीजन है, ये इलाका, ये आप देख रहे हैं सर्कल में, ये गोलान हाइट का रीजन है पूरा। ठीक है, और इधर ये इसके सीरिया है, शाम का इलाका, और इधर ये इजराइल है। तो अब जहन में रह गए। फिर कोई चीज आएगी तो मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। Identify the scholars famous for their outstanding contribution in botany. बॉटनी में जिनका बड़ा कारनामा है, इनमें से नीचे इन्होंने कुछ साइंसदानों के नाम दिए हुए हैं, स्कॉलर्स के, आपको पहचानना है कि बॉटनी पे किसने काम किया हुआ है। तो याकूबी, मसूदी, याहया इब्न खालिद अल बरमकी, इब्न बेतार, और इब्न अल वाफिद। तो याकूबी हिस्टोरियन है, मसूदी भी हिस्टोरियन है, खालिद बरमकी पॉलिटिशियन है, और इब्न बेतार जो है ये बॉटनिस्ट है, और इसी तरह से इब्नुल वाफिद ये भी बॉटनिस्ट है। तो ये दो लोग हैं, डी और ई जो है ऑप्शन में आएगा। ठीक है, द साइंटिस्ट हु बिलोंग टू स्पेन ऑफ इस्लामिक पीरियड आर, यानी मुस्लिम पीरियड से, मुस्लिम स्पेन, मुस्लिम स्पेन से जिन स्कॉलर्स का ताल्लुक है उनको आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है, यानी नीचे नाम दिए हुए हैं इन्होंने, उनमें आपको बताना है किसका ताल्लुक स्पेन से है। तो इब्न जोहर, इब्नुल हैतम, इब्न तुफैल, याकूत हमवी, और अबुल फरज इस्फहानी। तो इनमें से कौन है जिसका ताल्लुक स्पेन से है? तो इनमें एक तो इब्न जोहर है और एक है इब्न तुफैल, ये दोनों के दोनों जो है स्पेन से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो है क्या नाम है, याकूत हमवी और अबुल फरज इस्फहानी, ये दोनों का इलाका ताल्लुक शाम और इराक के इलाके से है, जबकि इब्नुल हैसम का इजिप्ट वगैरह, मिस्र वगैरह में इनका टाइम गुजरा है। और लेकिन इब्न तुफैल और इब्न जोहर का जो की जिंदगी गुजरी है वो स्पेन के अंदर गुजरी है। तो इनका ऑप्शन होगा सही सी और ए, ए और सी, ए और सी ये यानी 2। आइडेंटिफाई द बुक रिटन बाय अबू नस्र फाराबी। अबू नस्र फाराबी ने जो किताबें लिखी हैं उनको पहचानना है नीचे दी हुई किताबों में। तो कीमियाए सादत, किताबुल खराज, अल मदीनतुल फाजिला, किताबुल असरार, अस्सियासा अल मदनिया। तो ये 5 किताबों के नाम हैं, इनमें से फाराबी की किताब कौन सी है? तो सही ऑप्शन होना चाहिए सी और ई, लेकिन इसमें सही ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया, लिहाजा ये गलत है, इसको चैलेंज किया जा सकता था। सवाल को याद रखिए, जो अल मदीना अल फाजिला है, इस किताब का असल नाम है आराउ अहलिल मदीनतिल फाजिला, लेकिन शॉर्ट में इसको अल मदीनतुल फाजिला भी बोलते हैं। ये किताब फाराबी की है, और अस्सियासा अल मदनिया ये भी फाराबी की किताब है। तो बेसिकली इन्होंने ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है सी और ई, तो ये गलत है ना, सवाल गलत है, चैलेंज किया जा सकता था। हु आर नॉट द फातमीद रूलर्स। अब नीचे इन्होंने कई रूलर्स दिए हुए हैं, उनमें जो है आपको पहचानना है कि कौन जो है वो फातमी नहीं है। तो अल अजीज बिल्ला, वासिक बिल्ला, और
अल मुस्तकबिल्ला, मोतसिम बिल्ला, सैफुद्दौला। तो इनमें कौन कौन है जिनका ताल्लुक किससे नहीं है? फातिमीद से नहीं है। तो बहुत क्लियर है, वासिक बिल्ला अब्बासी हुकूमत से ताल्लुक है इसका, और इसी तरह से मोतसिम बिल्ला, ये दोनों के दोनों अब्बासी हुक्मरान हैं। तो बी और डी जहां ऑप्शन में होगा वो आएगा। हम भाई बी और डी का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, लिहाजा ये गलत है। ठीक है, देखो अगेन कुछ सवाल इसमें गलत होते हैं जो आपको चैलेंज करने होते हैं। सही ऑप्शन जो है इसमें वासिक बिल्ला और मोतसिम बिल्ला है, और ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ नहीं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते थे। आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वो कंट्रीज बताएं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ताल्लुक नहीं रखती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ताल्लुक कहाँ है? एक मिनट। ये देखिए, ये जो है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, और ये वाला हिस्सा ये हॉर्न कहलाता है। ठीक है, एक सींग की तरह। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है ये। ठीक है, ये पूरा जो रीजन है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। अब सवाल ये है कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से के रीजन से बिलोंग नहीं करती। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन कौन सा है। तो याद रखिए, ये वाला जो रीजन है ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है। अब यहाँ कौन कौन सी कंट्री हैं? सूडान हो गया, इरिटेरिया हो गया, जो पुराने जमाने में हबशा कहलाता था। ठीक है, वो आज इरिटेरिया कहलाता है। इसी तरह से इथोपिया हो गया, और जिबूती, जो आज इथोपिया है। बेसिकली ये वो इथोपिया नहीं है जो असल इथोपिया हुआ करता था। वो इलाका, ये पूरा इलाका हुआ करता था। ठीक है, अब ये इथोपिया इस वाले इलाके का नाम पड़ गया है। तो इसी तरह जिबूती और सोमालिया, ये जो कंट्रीज हैं सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे पड़ती है। सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया, इसी तरह से सूडान। अब आपको सवाल समझ में आ जाएगा आसानी से। बताएं आप कौन कौन सी कंट्री नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से? ओमान और इजिप्ट। ओमान और इजिप्ट। हाँ, ओमान और इजिप्ट नहीं आते उसके अंदर। ठीक है, ये जो है दरअसल इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका का रीजन कहलाता है। ठीक है, नॉर्थ शुमाली अफ्रीका जो है वो उस रीजन में आता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो आते हैं वो जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया, ये कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? ए और बी। हु आर नॉट द लीडर्स ऑफ खिलाफत मोमेंट। जो खिलाफत मोमेंट है उससे किसका ताल्लुक नहीं है? ठीक है, इनमें एक तो लियाकत अली खान, फिर शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद। कौन है इनमें जिसका ताल्लुक खिलाफत मोमेंट से आप रिलेट नहीं कर सकते? शौकत अली, लियाकत अली खान। हाँ ये तो बानी हो गए। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ये दोनों भाई थे, ये तो फाउंडर ही हैं। हकीम अजमल खान का भी ताल्लुक खिलाफत से था, और मौलाना आजाद ने तो बेइंतहा लिखा था, हिलाल भरे पड़े हैं खिलाफत को लेकर। दो ही बचे, लियाकत अली खान और हसरत मोहानी। ये दो लोग थे जिनका खिलाफत मोमेंट से कोई अहम रोल नहीं रहा उसमें। तो ए और डी का सही ऑप्शन होगा। यूरोप इज कनेक्टेड विद एशिया बाय। जो यूरोप है वो एशिया से कौन से इलाके से ताल्लुक मतलब जुड़ता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तो गल्फ रीजन में पड़ता है, इसका यूरोप के आसपास से भी कोई ताल्लुक नहीं है। स्ट्रेट ऑफ बासफोरस, ठीक है, बासफोरस का जो क्या नाम है, खाड़ी है, स्ट्रेट है, ये कहाँ है? ये तुर्की में पड़ती है। और तुर्की आपको पता है आधा आधा एशिया के अंदर है। आधा क्या, बल्कि वो 90%
90% 95% जो है वो एशिया के अंदर है, और 5 to 10% जो है वो यूरोप के अंदर पड़ता है। तो उसी उन्हीं के दरमियान में जो है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन से इलाकों को जोड़ता है, बताएगा कोई? मतलब कौन से कॉन्टिनेंट को जोड़ता है? अफ्रीका और यूरोप। हाँ, ये नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, ये एशिया को नहीं जोड़ता। हाँ, स्ट्रेट ऑफ मरदाब, ये भी जो है यूरोप और एशिया के बीच में है। तो बेसिकली इसमें जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है और स्ट्रेट ऑफ मरदाब, ये दो ऐसे क्या नाम है, खाड़ियां हैं, दो ऐसे इलाके हैं जो यूरोप को जोड़ते हैं एशिया से, या एशिया को यूरोप से जोड़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सल्जूकी डायनेस्टी, सफीद डायनेस्टी, सलेब डायनेस्टी, खदेव डायनेस्टी। अब इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं इसमें, उनके बानियों के नाम दिए हुए हैं। अब आपको पहचानना है कि किसका ताल्लुक किससे है। अगेन उसी में से ये सभी जो क्रोनोलॉजी वगैरह है। तो सल्जूकी डायनेस्टी से किसका ताल्लुक है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद अली पाशा, तुगरल, शाह इस्माइल। तुगरल। हाँ, तुगरल जो है वो सल्जूकी डायनेस्टी से हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक सलेब डायनेस्टी हो गए। मोहम्मद अली पाशा खदेव, और शाह इस्माइल जो है वो सफवीद। तो ए के साथ 3, अब देखिए कहाँ नीचे कहीं भी ऐसा है ए के साथ 3, ये तीसरे वाला। तो सब के सब तकरीबन वही होंगे। अब डी के साथ एक और मिला के देख लीजिए, डी के साथ 2, यानी खदेव डायनेस्टी के साथ 2, तो ये 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन पीछे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था? क्या चीज? पीछे वाले ऑप्शन में डी क्या था? टर्किश स्टेट नहीं होगा फिर उसका आंसर दूसरा? टर्किश स्टेट के नाम से कोई स्टेट नहीं है असल में, खलीज ऑफ टर्की के नाम से कोई वो नहीं है। उस पूरी लाइन को टर्किश स्टेट कहा जाता है जिसमें ये बॉस्फोरस और वो है दोनों मिला करके शायद, क्योंकि मरजाब ये मिसप्रिंट है या मरजाब, ये पढ़ा नहीं है असल में मैंने, ये किस हाँ, जगह पढ़ता है ये? हाँ पढ़ा तो मैंने भी नहीं है। अब ये हो सकता है कि आप भी उसको देख लें जरा। और नहीं, ये मिसप्रिंट इस वजह से लग रहा है क्योंकि मंदेब है ना, ये स्टेट ऑफ मंदेब जो इधर पड़ता है इसके नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जहाँ ये हूथी बैठे हुए हैं, इस हाँ, इलाके को मंदेब कहा जाता है। ये वो वाला नहीं, मंदिर है तो शायद, वो बाबुल मंदब के नाम से जाना जाता है। उसी को कहा जाता है स्टेट ऑफ मंदेब। ये मिसप्रिंट हो सकता है, देखिए जरा चेक करके उसको। हाँ, टर्किश स्टेट आएगा, सही है वो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसमें टर्किश स्टेट ही आएगा वो। तो इसमें एक तो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस और टर्किश स्टेट, ये दो, बी और ई सही इसका ऑप्शन होगा। हाँ, और बी और ई इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। जी, इसमें 2-3 वो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था इसी तरह से। हाँ, ये गलत होगा तो इसको चैलेंज किया जाएगा। इसे मैच करना है आपको। शत्तारिया, महदविया और इबादिया, शाजलिया, ये सिलसिले हैं और तहरीकें हैं कुछ, या सेक्ट हैं। उनको आपको ज्वाइन क्या नाम मैच करना है कि कौन सा किस इलाके में पाया जाता है या उसका इमरजेंस हुआ वहां पे। तो ओमान, मोरक्को, इंडिया, ईरान। इंडिया से आप किसको जोड़ेंगे इनमें से? तीनों में से, चारों में से? महदविया। हाँ, महदविया। तो
ओमान से हाँ शाजिलिया। नहीं, ओमान से आएगा ये अब्बादिया। के बाद ही है। ठीक है, ये खारजियों का, हाँ दरअसल ये खारजियों का एक फिरका है, एक मुतदिल फिरका माना जाता है, ये ओमान में पाया जाता है। ठीक है, फिर है ईरान। ईरान में कौन है? शतारिया। शतारिया का ताल्लुक जो है, हाँ शतारिया, इनका इमरजेंस जो हुआ है शायद वहां से हुआ है। और शाजलिया जो है वो मोरक्को के अंदर। ठीक है, तो इसमें ए के साथ 4, देखो कहाँ है, 2 जगह है ए के साथ 4। फिर देखते हैं बी के साथ 3, तो फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर होगा। सर कौन सा खिलाफत बोले मूवमेंट, आपने? फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये। अब यहाँ पे अगेन फिर मैच करना है इसको, खिलाफत मोमेंट, फराइजी मोमेंट, वहाबी मोमेंट, वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया और तालिबान मोमेंट। तो अब इनमें कुछ फिगर हैं, उनमें आपको क्या करना है, जोड़ना है। मुल्ला उमर, सैयद अहमद, मोहम्मद अली जौहर और हाजी शरीयतुल्लाह। तो मुल्ला उमर का ताल्लुक तो सबको ही पता होगा कहाँ से, तालिबान। तालिबान से। ठीक है, हाँ। और सैयद अहमद शहीद, इनको ब्रिटिशर्स जो है हिंदुस्तान का वहाबी कहते थे। ठीक है, वहाबी मूवमेंट जो ही इनकी तहरीक थी सैयद अहमद शहीद की, ये तहरीक, इसको वहाबिज्म के नाम से ब्रिटिशर्स इसको नाम देते थे। ठीक है, क्योंकि उधर जो है जब ये ब्रिटिशर्स उधर से गुजरते थे रेड सी से, तो इन पर हमले हुआ करते थे। और वो क्योंकि मोहम्मद बिन वहाब के फॉलोअर थे, जो ब्रिटिशर्स को वहां पे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होती थी, तो इसी बुनियाद पे जो मुसलमान थे वो भी, और यहाँ भी जो मुसलमान या उलमा स्कॉलर्स उनकी सामने थे, उन्होंने उनको वहाबियों का नाम दिया। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर, इनका ताल्लुक खिलाफत मोमेंट, इसके बानी हैं। और हाजी शरीयतुल्लाह का ताल्लुक जो है वो फराइजी मोमेंट से। ठीक है, तो इसमें ए के साथ 3 देखिए ऑप्शन में कहा है, एक में ही है, और ये तीसरे वाला ही सही होगा इसका। ठीक है, अगेन मैच करना है, टर्की, जॉर्डन, सऊदी और मोरक्को। टर्की की करेंसी पता ही होगा तो सबको, क्या है वहां की करेंसी? लीरा। हाँ लीरा वहां की करेंसी। और सीरिया की करेंसी क्या है? सीरिया में भी लीरा ही चलता है। ठीक है, 2 कंट्री ऐसी हैं जिसमें लीरा ही चलता है। तो टर्की लीरा और रियाल कहाँ चलता है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, एक कंट्री और है जहां पर रियाल चलता है, कहाँ चलता है? ईरान में भी रियाल चलता है। ठीक है, याद रखिए। और जॉर्डन, जॉर्डन में क्या चलता है? दीनार, और मोरक्को के अंदर हाँ दिरहम। ठीक है, तो अब देखें नीचे, ए के साथ 4, और फिर 2 जगह आया ए के साथ 4, तो ऊपर वाले 2 तो खत्म, नीचे के रह गए। अब देखते हैं बी के साथ 1, जॉर्डन के साथ दीनार, और फिर सऊदी, सी के साथ रियाल, और मोरक्को के साथ दिरहम। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो यही करेंसी आप जहन में रख लीजिए, बहुत ज्यादा आपसे घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, यही आ सकते हैं अगर दोबारा भी आएंगे कभी। इंपॉर्टेंट करेंसी याद रखिए, इजिप्ट की करेंसी याद रखिए, उसको क्या नाम है, जुनैन बोलते हैं। पाउंड मिस्र में चलती है करेंसी। और फिलिस्तीन में जो है इजरायली करेंसी चलती है, शेकल। तो इस तरह जो फेमस करेंसी वगैरह है वो याद रखिए कि कौन सी कंट्री के अंदर क्या करेंसी चलती है। मेजर यही है 4-5, तो आप याद रखिए। मिस्र क्या नाम है, इधर सीरिया में पूछ लेते हैं कभी कभी, सीरिया में कौन सी करेंसी चलती है, तो लीरा ही चलती है वहां पे भी, शाम के अंदर भी। अब यहाँ पे भी आपको मैच करना है, मैचिंग। अफगानी, अमीना हसन
अमीन हसन इस्लाही होंगे, और मुतनब्बी और इब्न बेतार। अब ये बताना है कि कौन क्या था। पोएट्री से किसका ताल्लुक है इनमें से, चारों में से? मुतनब्बी। हाँ, मुतनब्बी जो है वो शायर था। मेडिसिन से किसका ताल्लुक है? बेतार का, ठीक है। इब्न बेतार। तफसीर जो है वो अमीन हसन इस्लाही है, और जमालुद्दीन अफगानी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है। तो ए के साथ 4, ए के साथ 4 दो जगह आ गया, फिर आगे और देखना होगा। बी के साथ 3, तो यहाँ सिर्फ पहले वाला, तो पहले वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर से मैच है इसमें, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो तारीख और रुसुल वल मुलूक, कंजुल उम्माल, इजालतुल खिफा, सुबहतुल मरजान, ये किताबें किसकी हैं, इनके नाम आपको मैच करने हैं। तो गुलाम अली आजाद बिलग्रामी की कौन सी है इनमें? सुबहतुल मरजान। सुबहतुल मरजान। और तबरी की तारीख अबू जाफर तबरी। जिसको तारीख तबरी के नाम से जाना जाता है, और इसको तारीखुल उममी वल मुलूक भी कहते हैं। अली अल मुत्तकी अल बुरहानपुरी, इनकी कौन सी है? कंजुल उम्माल। कंजुल उम्माल किस चीज की किताब है? ट्रेड एंड कॉमर्स की है, किस चीज की? हदीस की किताब है। हिंदुस्तानी तारीख में सबसे बड़ा जो हदीस का अगर कोई सरमाया है जो किसी हिंदुस्तानी ने काम किया है, वो कंजुल उम्माल है, ठीक है, याद रखिए इसको। शाह वलीउल्लाह दहलवी, इजालतुल खफा जो है वो उनकी किताब है। तो ए के साथ 2, दो जगह आया है ए के साथ 2, और देखते हैं आगे कंजुल उम्माल। बी के साथ 3, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका सही, ठीक है। 2 ऑप्शन जो है इसका सही आएगा। यहाँ पे भी मैचिंग करनी है आपको। लिस्ट 1 जो है उसको 2 के साथ, इजिप्ट, यमन, जॉर्डन, अंदलुस। तो सद्दे मारिब कहाँ है, पतरा कहाँ है, हमरा कहाँ है, और स्फिनिक्स ये कहाँ पे है? तो स्फिनिक्स दरअसल क्या है, जो आपने देखा होगा मिस्र के अंदर जानवरों, ऐसे ऐसे जानवर है जिनके ऊपर इंसानों का चेहरा लगाया हुआ है, ठीक है, या फिर जानवर इंसानों के मुजस्समे हैं और उनके ऊपर जानवरों के क्या सर रखे हुए हैं। तो इस तरह की जो तस्वीर हैं ये क्या कहलाती हैं? स्फिनिक्स कहलाती है, जिनको अबुल होल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिस्र के अंदर है, ठीक है। तो स्फिनिक्स जो हो गए वो इजिप्ट से रिलेट हो गए। सद्दे मारिब, मारिब डैम कहाँ है? यमन में। पतरा, पतरा का एक कदीम महल है, ये कहाँ पड़ता है? ये जॉर्डन में। और हमरा जो है वो स्पेन के अंदर, अंदलुस के अंदर था। तो सिंपल आप मैच कर लेंगे। तो ए के साथ 4, बी के साथ 1, यहाँ पे ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 3। फोर्थ ऑप्शन जो है उसको यहाँ पे मैच कीजिए इसको। अबुल फजल फेजी, अबुल आला मौदूदी, इब्नुल अरबी, इमाम शाफी। तो अब सामने जो है किताबें हैं, आपको मैच करना है उनको। किताबुल उम किसकी है? इमाम शाफी की, ठीक है। सवातिल इल्हाम अबुल फजल फेजी की, अबुल फजल। हाँ, तफसीर की किताब है उनकी है बगैर नुक्तों की। तफहीमुल कुरान अबुल आला मौदूदी साहब की, और फुतुहात मक्किया इब्न अरबी की, ठीक है। तो ए के साथ 2 और बी के साथ 3, देखिए कहाँ है ऑप्शन में सही। ए के साथ 2, बी के साथ 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो तीसरे वाला ऑप्शन ही इसका सही है। द फाउंडर ऑफ फातमी डायनेस्टी, फातमी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अल-मुंतसिर, अब्दुल्ला मेहदी, मुहतसिम बिल्लाह और अल-मुइज़ बिल्लाह। उबैदुल्लाह मेहदी जो इसका बानी है,
फातमी डायनेस्टी का, जिसका दूसरा नाम सईद भी था। विच कंट्री इज नोन एज बिलादुर राफिदैन? कौन सा मुल्क वो है, कौन सा मुल्क है जो बिलादुर राफिदैन के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था दरियाए दिजला और फुरात की वजह से वो इलाका राफिदैन का इलाका कहलाता है, और जिस कंट्री में वो इलाका पड़ता है वो बिलादुर राफिदैन के नाम से जाना जाता है। और दिजला और फुरात का ये पूरा बड़ा रीजन किस इलाके में पाया जाता है? इराक। हाँ, इराक के। ठीक है, तो इराक का नाम है बिलादुर राफिदैन, याद रखिए इसको। ठीक है, यहाँ अगेन आपको फिर यहाँ कैपिटल दी हुई है और कंट्रीज हैं। तो सूडान, लेबनान, जॉर्डन, ओमान। तो सूडान की कैपिटल क्या है? खर्तूम। खार्तूम। ठीक है। हाँ, लेबनान की क्या है? बेरूत। जॉर्डन की अम्मान, और ओमान की मस्कत। तो आपने एक चीज का तो अंदाजा किया होगा कि ज्योग्राफी कितना ज्यादा आती है ना, कितने ज्यादा सवाल हैं इसमें। सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट पोर्शन है इसमें वो ज्योग्राफी का ही है। इवन स्कॉलर के भी नाम आ रहे थे तो ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछ रहे हैं वो, हर चीज को घुमा फिरा कर ज्योग्राफी। इस बार तो इसलिए ज्योग्राफी पे इस बार अच्छा लगता है हमारा, इस बार ज्यादा अच्छा लगता है हमारा, जो ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन है और उसमें भी मैच कोई दे नहीं, दिया। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। देखें, आप लोगों ने जिस तरह की क्रोनोलॉजी वगैरह है, जिस तरह की चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी ना, आप उसमें फिर से तवज्जो दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका स्कोर भागेगा नहीं इधर उधर कहीं, वो इसी में से ही आने वाला है। जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो डिस्कस किया था, उसमें से बाहर से कोई सिलेबस नहीं है, घुमा फिरा के वही पूछेंगे। तो देखो कितनी सारी मैचिंग है इसमें, कितनी क्रोनोलॉजी। देखो, एक ही चीज को वो कई तरह से सवाल कर सकते हैं। कितनी सारी तो मैचिंग आ गई स्कॉलर्स की ही, कितनी सारी जो है जोग्राफिकल क्या नाम है मैचिंग आ गई है। करेंसी को मैच करना, कैपिटल को मैच करना, रीजन इलाके को मैच करना, ठीक है, किताबों को मैच करना स्कॉलर के साथ, कंट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन, तहरीक, लीडर वगैरह को मैच करना। तो हर चीज को घुमा फिरा के इन्होंने क्या किया है, ज्योग्राफी से जोड़ा है। और खासतौर से इसमें जो स्कॉलर्स हैं या फिर हुक्मरान हैं, रूलर्स हैं, उनको भी इन्होंने क्या मैचिंग की शक्ल में पूछा है। कभी कभी उसको क्रोनोलॉजी की शक्ल में पूछ लेते हैं, कभी मैचिंग की शक्ल में पूछ लेते हैं। इसमें मैचिंग के बहुत ज्यादा है, और ये आसान होता है। क्रोनोलॉजी में भी आसान होता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा आसान है। अगर आपको इसमें एक दो भी पता है तो आप पूरा का पूरा सही है आपका। तो इसमें जो है ए के साथ टू तो दो, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। ए के साथ टू, बी के साथ थ्री, सी के साथ फोर और डी के साथ वन। अब हम इसको यहीं तक रखें, बाकी जो है इंशाल्लाह हम कल कर लेते हैं इसको। कल वो साकिब भाई जो हैं रास्ते में होंगे शायद सफर में, तो इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कल। जी ठीक है इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल कर लें, बाकी इंशाल्लाह